गृह युद्ध, सास बहू और एक अनकही समझौता। सुबह की चाय और तीखे ताने। शर्मा निवास की सुबह सूरज की किरणों से नहीं बल्कि रसोई से आने वाली बर्तनों की खटपट और निर्मला देवी की तेज आवाज से शुरू हुई। निर्मला जी जो उस घर की पुरानी रीढ़ थीं, अपने पुराने जमाने के उसूलों को लोहे की लकीर मानती थी, जबकि उनकी नई नवेली बहू प्रिया एक कॉरपोरेट जगत की आधुनिक महिला थी जिसके लिए वक्त और काम का संतुलन पूजा से कम नहीं था। बात सिर्फ सुबह की अदरक वाली चाय से शुरू हुई थी, जिसमें निर्मला जी को अदरक कम और बहू की जल्दबाजी ज्यादा महक रही थी। उन्होंने व्यंग कसते हुए कहा कि हमारे जमाने में तो चूल्हे की आंच और बड़ों की बात दोनों को धीमे धीमे ही पकाया जाता था, तभी स्वाद आता था। जिस पर प्रिया, जो अपनी लैपटॉप, बैग और टिफिन के बीच जूझ रही थी, ने दबी आवाज में जवाब दिया कि माँ जी, जमाना बदल गया है, अब धीमे पकने से स्वाद नहीं आता बल्कि ट्रेन छूट जाती है। ये छोटा सा जवाब निर्मला जी के अहम पर किसी हथौड़े की तरह लगा। रसोई का माहौल इतना गर्म हो गया कि मानो चाय की केतली नहीं बल्कि रिश्तों की मर्यादा उबल रही हो। हर एक शब्द के साथ पुरानी शिकायतें, पिछले हफ्ते की नमक की कमी और पड़ोसन की बहू से तुलना, सब कुछ उस एक प्याली चाय के बहाने बाहर आने लगा, जिससे साफ जाहिर था कि आज का दिन शांति से नहीं गुजरने वाला है। परंपरा बनाम आधुनिकता का महायुद्ध। जैसे ही बहस रसोई से निकलकर ड्राइंग रूम तक पहुंची, मुद्दा चाय से हटकर संस्कारों और आधुनिकता के बीच के द्वंद्व पर आ गया। निर्मला जी ने अपनी साड़ी का पल्लू कसते हुए पुराने दिनों का हवाला दिया कि कैसे उन्होंने सिर झुकाकर 40 साल इस घर की सेवा की है और कैसे आज की पीढ़ी के पास जबान लड़ाने के अलावा कोई हुनर नहीं है। उनकी आवाज में एक अजीब सा दर्द और गुस्सा था, मानो उन्हें लग रहा था कि उनका अस्तित्व और महत्व धीरे धीरे इस घर से मिट रहा है। दूसरी ओर प्रिया का धैर्य अब जवाब दे रहा था। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए तर्क दिया कि इज्जत करने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी आवाज और अपनी पहचान खो दूं। प्रिया ने समझाने की कोशिश की कि वो भी इस घर को बनाने में आर्थिक रूप से मदद कर रही है और घर की जिम्मेदारियां निभा रही है, बस उसका तरीका अलग है। लेकिन निर्मला जी के लिए बहू का घर से बाहर काम करना और फिर घर आकर थकान की शिकायत करना घर की लक्ष्मी के लक्षणों के खिलाफ था। दोनों अपनी अपनी जगह सही थीं, लेकिन दोनों के चश्मे अलग थे। एक के लिए जो अनुशासन था, दूसरे के लिए वही घुटन बन चुका था। ये टकराव सिर्फ दो महिलाओं का नहीं बल्कि दो पीढ़ियों की सोच का था जो एक ही छत के नीचे जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। जब बात मायके और परवरिश पर आ गई, तकरार उस नाजुक मोड़ पर पहुंच गई जहां अक्सर भारतीय घरों के झगड़े सबसे विभत्स रूप ले लेते हैं, जब बात मायके और परवरिश पर आ टिकती है। निर्मला जी ने आवेश में आकर कह दिया कि अगर तुम्हारी माँ ने थोड़ा झुकना सिखाया होता तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। और ये वाक्य प्रिया के दिल में तीर की तरह चुभ गया। प्रिया, जो अब तक तार्किक जवाब दे रही थी, अब भावनात्मक रूप से टूट गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि अपनी माँ के खिलाफ वो एक शब्द भी नहीं सुन सकती थी। उसने कांपती आवाज में पलटवार किया, माँ जी, मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं है। कमी शायद आपके देखने के नजरिए में है, जो आपको मेरी कोशिशें नहीं, सिर्फ मेरी कमियां दिखती हैं। माहौल एकदम भारी हो गया, जैसे हवा में पत्थर तैर रहे हों। प्रिया ने याद दिलाया कि कैसे उसने अपनी पसंद नापसंद छोड़कर इस घर के तौर तरीकों में ढलने की कोशिश की थी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ ताने मिले। उस पल ड्राइंग रूम की दीवारों ने भी चुप्पी साध ली थी। निर्मला जी को भी शायद एहसास हुआ कि उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है, लेकिन उनका अहंकार उन्हें माफी मांगने से रोक रहा था और प्रिया का स्वाभिमान उसे अब और चुप रहने की इजाजत नहीं दे रहा था। बेटे का धर्म संकट और मूक दर्शक। तभी घर का मुख्य दरवाजा खुला और राजेश, जो निर्मला जी का बेटा और प्रिया का पति था, जिम से वापस लौटा, लेकिन घर के अंदर कदम रखते ही उसे उस तनाव का एहसास हो गया जो किसी तूफान से कम नहीं था। राजेश की स्थिति उस सैंडविच जैसी थी जो दो स्लाइस के बीच बुरी तरह पिस रहा होता है। एक तरफ उसकी माँ थी जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी थी जो अपना सब कुछ छोड़कर उसके भरोसे इस घर में आई थी। वो जानता था कि अगर उसने माँ का पक्ष लिया तो वो ममाज बॉय कहलाएगा और पत्नी का दिल दुखाएगा, और अगर पत्नी का साथ दिया तो जूरू का गुलाम होने का ताना सुनेगा। उसने दोनों के चेहरों को देखा। माँ का चेहरा गुस्से से लाल था और प्रिया का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। उसने गहरी सांस ली और बिना किसी का पक्ष लिए बस इतना कहा, क्या हम एक दिन, सिर्फ एक दिन शांति से नहीं रह सकते? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी थकान थी, जिसने दोनों महिलाओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। राजेश की बेबसी ने उस लड़ाई की आग पर पानी का काम तो नहीं किया, लेकिन उसे थोड़ी देर के लिए शांत जरूर कर दिया।
वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया और पीछे छोड़ के एक ऐसा सन्नाटा जो चीख चीख कर कह रहा था कि इस घर को जोड़ने वाला ही सबसे ज्यादा टूट रहा है। शाम की खामोशी और सुलह की शुरुआत। शाम होते होते घर का नक्शा बदल चुका था। कोई चीख पुकार नहीं थी, बस एक अजीब सी खामोशी थी जो सुबह के शोर से ज्यादा भारी थी। निर्मला जी अपनी बालकनी में बैठी माला जप रही थीं, लेकिन उनका मन अशांत था। वहीं प्रिया रसोई में रात का खाना बना रही थी, क्योंकि झगड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चूल्हा तो जलना ही है। बर्तनों की आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा नहीं था। प्रिया ने 2 कप चाय बनाई, इस बार अदरक थोड़ी ज्यादा कूट कर डाली, ठीक वैसी ही जैसी निर्मला जी को पसंद थी। वो चुपचाप बालकनी में गईं और चाय का कप निर्मला जी के सामने रख दिया। निर्मला जी ने कप देखा, फिर प्रिया का चेहरा देखा और बिना कुछ कहे कप उठा लिया। कोई माफी नहीं मांगी गई, न ही कोई सफाई दी गई, लेकिन उस एक कप चाय ने वो कह दिया जो शब्द नहीं कह पाए। निर्मला जी ने घूंट भरा और धीमे से कहा, चीनी ठीक है आज, जो उनकी भाषा में सब ठीक है कहने का तरीका था। दोनों समझ गईं कि ये सास बहू का रिश्ता ऐसा ही है, कभी धूप कभी छांव। वो शायद कभी सबसे अच्छी दोस्त न बन पाएं, लेकिन वो एक ही परिवार की 2 मजबूत महिलाएं हैं जो जानती हैं कि दिन के अंत में उन्हें एक ही छत के नीचे रहना है।